जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, क्लासिफिकेशंस करवाया था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराया था और नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के डिस्कशन का टॉपिक रखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें से पहला मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने विस्तार से चर्चा किया था 11th के रिकैप वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिकैप वाली वीडियो को देखने के बाद ही आगे वाला लेक्चर देखना, तभी सारी चीजें आपको समझ में आ पाएंगी। तो चलिए लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हम बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके कोई इलेक्ट्रोफाइल ला करके बेंजीन पर लगा रहे होंगे और बेंजीन का हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल के बाहर आ रहा होगा। 11th रिकैप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बनाते हो हैलोजनेशन रिएक्शन कराते वक्त। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक बेंजीन लेंगे, बेंजीन पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसी लुईस एसिड से और उसके साथ X2 का रिएक्शन करवाएंगे, मतलब हैलोजन का। ये रिएक्शन कराने पर हमें प्रोडक्ट में बेंजीन पर एक हैलोजन मिलता है और H+ जो होता है वो निकल जाता है बेंजीन की खोपड़ी से। यहाँ पर हम कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे ZnCl2, BF3, AlCl3, BCl3 और FeBr3 टाइप। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन से। यहाँ पे हमने एक बेंजीन लिया हुआ है, उस पर रिएक्शन करवा दिया है FeCl3 विद Cl2। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन उसकी जगह पर मिलता है और H+ जो है निकल के बाहर आ जाता है। अब हमें यह समझना कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना होगा और किस तरीके से उसने हाइड्रोजन को हटा दिया। इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ कैसे है, हम कैसे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। यहाँ पर हमने FeCl3 लिया है, जो कि एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसी को लुईस एसिड बोला जाता है। FeCl3 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 के साथ, मतलब कि क्लोरीन के ऊपर क्या होगा? लोन पेयर। तो क्लोरीन का लोन पेयर FeCl3 के पास जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आयरन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये सिस्टम हमें मिलता है उसमें ये वाला बॉन्ड बहुत ही पोलर हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है और उसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन विद FeCl3 नेगेटिव, मतलब मिलाकर के इसको क्या बोल सकते हैं हम? FeCl4 नेगेटिव बोल सकते हैं। अब हम इस क्लोरीन की चर्चा कर लेते हैं। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उठ करके अगले वाले क्लोरीन पर चला गया, इस वजह से हमें यहां पर Cl+ मिलता है और यही इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब हम रिएक्शन पर दोबारा लौटते हैं। यहां पर बेंजीन है, बेंजीन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और उसके सामने FeCl3 Cl2 लिखा है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl+ है। तो यहां से क्या करिए? H+ हटा दीजिए, उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने बेंजीन का क्लोरीनेशन करवा दिया और क्लोरीनेशन क्या है? हैलोजनेशन का एक प्रोसेस है। अब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के हैलोजनेशन के बारे में पढ़ना है। यहां पर मैं बेंजीन पर CH3 लगा रहा हूं, इसका मतलब हमने टोलुइन एज अ रिएक्टेंट ले रखा। अगर मैं इस पर रिएक्शन करवा दूं FeCl3 विद Cl2 तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बारे में डिस्कशन करना है। देखो भैया, 11th रिकैप कराते वक्त मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा CH3 होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पर भेजता है या तो पैरा पोजीशन पर भेजता है, लेकिन कभी भी CH3 किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे नहीं भेजता। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, इसका साफ मतलब है आपने 11th रिकैप नहीं देखा है। तो जाइए देखिए और उसका आनंद लीजिए। अब हम लौटते हैं अपने रिएक्शन पर। यहां पर हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है Cl+। अब इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि Cl+ कहां जाएगा भाई? ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि CH3 जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और इस वजह से CH3 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इस रिएक्शन में हमें ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा ब्रोमिनेशन रिएक्शन पे कर लेते हैं। अगर हमने टोलुइन की रिएक्शन FeBr3 Br2 के साथ करवा दिया तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? ब्रोमीन प्लस मिलेगा। और ये ब्रोमीन प्लस क्या करेगा? बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह जाकर के ले लेगा। लेकिन अगर बेंजीन पर CH3 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो सिर्फ CH3 के ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा सकता है या पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन में, जिसमें हमने टोलुइन एज ए रिएक्टेंट यूज किया है और रिएजेंट हमने FeBr3 और Br2 लिया है, प्रोडक्ट में हमें बेंजीन पर जो CH3 प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन मिलता है और दूसरे प्रोडक्ट में CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन मिलता है। क्लोरीनेशन की रिएक्शन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन थोड़ी मोड़ी हमें समस्या आनी शुरू होती है जब हम आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन की रिएक्शन करवाते हैं। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं क्या समस्या आती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का मतलब हमें आयोडीन ऐड करना है बेंजीन के ऊपर। शुरुआत में हमने यहाँ पर बेंजीन ले रखा है, हमने रिएक्शन करवाई है AlCl3 विद I2, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 लुईस एसिड का काम करेगा और I2 जो है यहाँ पर H2 का काम कर रहा है, इस वजह से X+ की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा? I+ मिल जाएगा और ये I+ H+ को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और बेंजीन पर हमें आयोडीन मिलेगा। हमारे रिएजेंट में जो हमने I2 लिया था वो एक I+ देता है, दूसरा क्या देगा? I- देगा। तो ये वाला I- और ये वाला हाइड्रोजन मिल करके क्या हो जाएगा? HI बना लेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में हमें ये दो चीजें मिलती हैं। आयोडीनेशन की हमारी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है, इस वजह से हमें ये बेंजीन पर आयोडीन वाला प्रोडक्ट बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो इस वजह से ये आयोडीनेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं है अगर हमें अच्छे कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट पाना है। तो
अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो कैसे गया। तो चलिए उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। देखो भैया, प्रोडक्ट में मिलता है HI और HI होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में लगा रहता है। HI जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके कहने का क्या मतलब है, HI के अंदर जो हमारा आयोडीन है, उस आयोडीन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो होता है -1। -1 ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप को कन्वर्ट करके 0 बनाना चाहता है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। इस वजह से HI कन्वर्ट होकर के I2 बनना चाहता है, क्योंकि I2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि HI के रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब है वो खुद को I2 बनाना चाहता है। अब भाई अगर ये HI जो है खुद को I2 बनाना चाहता है तो HI के अंदर तो सिर्फ एक I है, तो उसको दूसरा I कहां से लेना पड़ेगा, इस वाले बेंजीन से लेना पड़ेगा। बेंजीन का एक आयोडीन और यहां का एक आयोडीन मिलकर के I2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग गया, क्योंकि रिएक्शन पहले फॉरवर्ड जा ही रही थी, अब रिवर्स भी आने लग गई। इसका मतलब हमारा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का हो गया। अब क्योंकि हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया तो हमें ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम मिलने वाली है। अब सवाल ये आता है कि क्या यहां पर कोई ऐसा तरीका है जो इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। तो जवाब है हाँ। अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हटाते जाएं, मतलब HI की कंसंट्रेशन को हटाते जाएं, तो HI जो है इस प्रोडक्ट को रिड्यूस करके I2 नहीं बना पाएगी। अब सरदर्द ये है कि HI को हटाने का तरीका क्या अपनाएं। भाई देखो, HI क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था। अगर हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर जाएंगे और ये वाली रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि HI का कंसंट्रेशन वहां पे घट जाएगा या खत्म हो जाएगा। जब हम बेंजीन का आयोडीनेशन करवा रहे होते हैं उस समय हम उसमें थोड़ा सा HNO3 डाल देते हैं ताकि जो HI बने वो तुरंत ही I2 में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही प्रोडक्ट में I2 बनेगा, ये I2 चला जाएगा रिएक्टेंट के साइड में और हमारी मेन रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी। तो देखो भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते ही हमारा काम बन गया, क्योंकि हमने क्या किया, HI को I2 में कन्वर्ट कर दिया। वही तो HI होना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर I2 बन रहा है और इसी I2 के हमें रिएक्टेंट की साइड में भी जरूरत है। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ जाती रहेगी। अब हम बात करेंगे फ्लोरीनेशन रिएक्शन की। जब हम एक चैम्बर में बेंजीन लेते हैं, LCl3 लेते हैं और उसमें फ्लोरीन की गैस पास कराते हैं तो वहां पर एक्सप्लोजन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम नहीं कराते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर एक्सप्लोजन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, वो धुआंधार तरीके से रिएक्शन करेगा, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमें प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लेना होता है, उसकी रिएक्शन करवानी होती है NaNO2HCl के साथ, तब हमें प्रोडक्ट में मिलता है डाईएजोनियम सॉल्ट। पहले आप इस रिएक्शन को याद करिए, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट क्या होगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, और रिएजेंट क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड विद HCl, मतलब NaNO2 विद HCl। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। प्रोडक्ट में हमें जो डाईएजोनियम शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम 3 हिस्से में तोड़ देते हैं, डाई एजो एंड IUM मतलब EM। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2 और एजो शब्द यूज किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। डाई एजो का मतलब 2 नाइट्रोजन और IUM यूज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसका मतलब डाईएजोनियम एक ऐसा सॉल्ट बनने वाला है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और उनमें से किसी नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, तो पहले प्राइमरी एमाइन का मतलब समझो, एक ऐसा नाइट्रोजन जिससे एक कार्बन जुड़ा हो उसको प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन का मतलब होगा कि नाइट्रोजन पर हमें कोई एरोमेटिक रिंग लगाना होगा और हम यहाँ पर बेंजीन लगा रहे हैं जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से बेंजीन पर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है, ये क्या है, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है। अगर इस प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन हम NaNO2HCl के साथ करवाते हैं तब हमें बेंजीन पर N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। देखो भाई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पे सॉल्ट वाली फीलिंग तो आ रही है, और इसी चीज को हम डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 नाइट्रोजन भी दिख रहा है और एक नाइट्रोजन पर हमें पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। तो याद रखना, अगर बेंजीन पर N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मिले तो इस सिस्टम को हम डाईएजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। और जो इस समय हमने रिएक्टेंट लिया है, इस रिएक्टेंट का नाम होता है एनिलीन। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ, एनिलीन होता है। एक बार मैं दोबारा सेंडमेयर रिएक्शन को बोल रहा हूं। हम यहां पर एनिलीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaNO2HCl के साथ, हमें प्रोडक्ट में ये वाला डाईएजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। अब हमें बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़नी है। 3 मेन रिएक्शन होते हैं जिसको हमें सीखना होता है, जिसमें से पहली रिएक्शन है कि बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर Ki के साथ करवाया जाए तो हमें बेंजीन पर आयोडीन मिलता है और साथ में N2 गैस मिलती है। अब आप सोचेंगे सर इसको याद कैसे करें, सिंपल सी बात है, जो आपका रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट ले जा करके N ट्रिपल बॉन्ड N की जगह पर रख देना है। तो Ki को कैसे तोड़ोगे, K प्लस एंड I नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या होगा, I नेगेटिव होगा। इस वजह से हम बेंजीन पर क्या लगाएंगे, आयोडीन लगाएंगे। इन सारी रिएक्शंस को हमें डायरेक्टली याद रखना है, इस वजह से मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में लंबे टाइम तक टिका रहे।
नेक्स्ट रिएक्शन में हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवानी है Cu2Br2 के साथ। तो आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। देखो भाई, अगर इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम Cu+1 एंड 2 टाइम Br नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या है, तो बोलोगे Br नेगेटिव। तो हमें सिंपल सी कहानी वही करनी है कि बेंजीन से N2 गैस को हटा देना है और उसकी खोपड़ी पर हमें ब्रोमीन ला करके लगा देना है। अगले रिएक्शन में हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करवाने को दिया जाए तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि बेंजीन पर हमें क्लोरीन लगाना होगा, क्योंकि ये हमें नेगेटिव पार्ट क्या दे रहा होगा, Cl नेगेटिव दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है, बेंजीन पर जो प्रेजेंट N ट्रिपल बॉन्ड N था उसको हम N2 गैस के फॉर्म में प्रोडक्ट में निकाल देंगे और बेंजीन पर हम क्लोरीन लगा देंगे। अब हमें अगली चर्चा इस बात पर करनी है कि एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से 11th का रिकैप कराते हुए बताया था कि आप एक एल्कीन लेकर के उस पर HCl, HBr, HI या HF डाल करके एल्काइल हैलाइड आसानी से बना सकते हैं। उसी समय हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बताया था, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के बारे में बताया था और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के बारे में समझाया था। रिकैप के टाइम पे ही हमने बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म भी डिस्कस किया हुआ था। तो निश्चित रूप से आपको 11th रिकैप देखना चाहिए, तभी आप आगे वाले सारे पॉइंट समझ पाएंगे। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हुआ, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारा रिएजेंट है इथीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HX के साथ। तो इस एडिशन रिएक्शन में हमें पाई बॉन्ड को हटाना होगा और दोनों कार्बन पे एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा और एक कार्बन पर H तो दूसरे कार्बन पर हमें X लगाना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहने का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक वर्टिकल लाइन बनाई जाए तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में हमें R दिखेगा, लेकिन राइट साइड में हमें R नहीं दिख रहा है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो ये एल्कीन है ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब HX ऐड कराया जाता है तब हमें वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर मेजर प्रोडक्ट कमेंट करना होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि भाई जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं वहीं पर हाइड्रोजन जाना चाहिए। तो इस वजह से हमने इस कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और इस कार्बन पर हमने X लगा दिया, क्योंकि इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन इस वाले कार्बन पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन ही मौजूद है। तो इस तरीके से हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है और यही मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोला जाता है। आप यहाँ R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो और HX की जगह पर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले लो आप, HF, HCl, HBr, HI टाइप। एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने ये वाला एल्कीन ले लिया, तो हमें इस पर अगर HCl ऐड कराना है तो ये वाला पाई बॉन्ड हटा दीजिए और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है उसी कार्बन पर ला करके हाइड्रोजन लगाइए और दूसरे वाले कार्बन पर क्लोरीन लगाइए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब कि मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि माइनर प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा कमेंट कर दो, तो क्या करना है, हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। मतलब मार्कोनिकॉफ साहब जो कह रहे थे उसका उल्टा कार्यक्रम करो कि हाइड्रोजन को उस जगह पर लगाओ जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो हमें इस तरीके से ये जो है एक एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल जाता है और ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ये कम कंसंट्रेशन में बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें ये एल्कीन दिया गया और इस एल्कीन के सामने लिखा गया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड को देख करके हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि कहीं यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट तो नहीं लगेगा, क्या यहाँ पर खरास इफेक्ट लगेगा, क्या यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट लगेगा। तो जवाब है हाँ, क्योंकि खरास इफेक्ट कहाँ होता है, जहां पर परऑक्साइड का प्रेजेंस होता है। और ये परऑक्साइड इफेक्ट जो है सिर्फ HBr के साथ ही होता है, ना तो HCl के साथ होगा, ना तो HF के साथ होगा, ना तो HI के साथ होगा। ये परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट जो है HBr के साथ ही होता है। और ये सारी चीजें हमने 11th रिकैप में समझा रखा है। तो चलिए इस रिएक्शन का अब हम प्रोडक्ट कमेंट कर लेते हैं कि भाई इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ध्यान रखना यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपकी बार वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। तो हमें हाइड्रोजन को उस कार्बन पे लगाना है जहां पहले से ही कम हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, वही हमने यहाँ पर किया, हाइड्रोजन को उसी कार्बन पे लगाया जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर कम थे और दूसरे वाले कार्बन पे हमने ब्रोमीन लगा दिया है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर इसी एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराया जाए तो क्या हमें यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो जवाब है नहीं, यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, HCl है। और जो हमारा खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट होता है वो तो सिर्फ HBr के साथ होता है। तो इस रिएक्शन में हमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन कहाँ रखना है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो उसी कार्बन पे ले जाके हाइड्रोजन रख देना और दूसरे वाले कार्बन पे क्या रखना है, क्लोरीन रखना है। तो हमारा अगला पॉइंट है एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। हैलोजन को ऐड करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ब्रोमीन इन CCl4 ले लो और सामने एल्कीन लगा दो। तो एल्कीन का हमें पाई बॉन्ड हटाना होता है, उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड लगा करके ब्रोमीन ऐड कर देना होता है। नेक्स्ट मेथड जो हमें डिस्कस करना है वो है हाइड्रोकार्बन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा मेथड होगा फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। लेकिन ये वाला हैलोजनेशन कैसे कराना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कराना है। मतलब ये कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
को यूज करके हमें हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाना है। एग्जांपल के तौर पे हम मीथेन ले लेते हैं। अगर मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट के साथ कराई जाए और HNO के प्रेजेंस में कराई जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाए या ज्यादा हीट के साथ कराई जाए, तो इस रिएक्शन में हमें CH3Cl मिलता है और साथ में इसके HCl मिलता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां का एक क्लोरीन जो है यहां के एक हाइड्रोजन को हटा करके लग जाता है, मतलब कि ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट में हम इथेन ले लेते हैं। इथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट HNO के साथ कराएं तो हम यहां का एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लगा देंगे। यहां से जो हाइड्रोजन हटता है वो हाइड्रोजन और यहां का एक क्लोरीन एक साथ जुड़ करके HCl बन जाएगा। अभी जो हमने रिएक्शन देखा वो क्या है, मोनो हैलोजनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब हमें हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है और उस पर सिर्फ एक हैलोजन लगाना है, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है एक, और हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन का ऐड करना। और यहां पर हम यही कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन पर सिर्फ एक हैलोजन लगा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेप। यहां पर हम फ्री रेडिकल बनाने का काम कर रहे होते हैं। क्लोरीन जो है लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज करते कैसे हैं भैया, और होमोलिटिक क्लीवेज करते वक्त हम दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली जो है दोनों में डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पर चला जाता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन पर चला जाता है। तो इस तरीके से हमें क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा और दूसरे वाले क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। इनिशिएशन स्टेप में हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर देखिए कोई फ्री रेडिकल नहीं है, यहां पर रिएक्टेंट हमारा न्यूट्रल है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमें फ्री रेडिकल मिल रहा होता है। तो याद रखेंगे कि इनिशिएशन रिएक्शन के अंदर हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनाते हैं। मोनोहाइलोजनेशन का सेकंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब हमें रिएक्शन को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहां पर हमारा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो CH4 के एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेगा। देखो भैया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ बढ़ेगा। यहां जो आपको क्लोरीन दिख रहा है वो भी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में हमें एक बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उस पर 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। इस सिस्टम को हम मेथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्योंकि यहां एक कार्बन है और उस कार्बन पर हमें एक फ्री रेडिकल मिल रहा है, इस वजह से ये मेथाइल फ्री रेडिकल बोला जाएगा। मोनोहाइलोजनेशन के लास्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें रिएक्शन खत्म करना है। रिएक्शन खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दो फ्री रेडिकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब फ्री रेडिकल बचेंगे नहीं तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन हमारी खत्म हो जाएगी। तो हम टर्मिनेशन स्टेप में क्या करते हैं, दो फ्री रेडिकल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से फ्री रेडिकल बनाए, एक तो हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाया, दूसरा ये मिथाइल रेडिकल बनाया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और हमें यहां पर CH3Cl मिल रहा होगा। अब समझते हैं ये स्टेप होता कैसे है। ये कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ता है क्लोरीन की तरफ और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरीके से हमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड मिल जाता है और हमें CH3Cl मिल जाता है। हमारे रिएक्शन के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और वो Cl2 गैस बना लें। तो शायद आपको मोनोहाइलोजनेशन रिएक्शन के सारे स्टेप समझ में आ गए हों, जिसमें से पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। यहां पर आप न्यूट्रल से एक फ्री रेडिकल बनाते हो और प्रोपोगेशन के अंदर एक फ्री रेडिकल से हम दूसरा फ्री रेडिकल बनाते हैं और टर्मिनेशन के अंदर हम दो फ्री रेडिकल को जोड़ करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है जहां पर आपको टॉलुइन से बेंजाइल क्लोराइड बनाना है, मतलब हमें कन्वर्जन करना है। आपको रिएक्टेंट में टॉलुइन लेना है और प्रोडक्ट में आपको बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। ऐसी रिएक्शन आपके बोर्ड में देखने को मिलती है। तो चलिए हम रिएक्टेंट लेते हैं टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन पे हम CH3 लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO कराते हैं तो ये प्रोडक्ट हमने यहां पे कैसे बनाया हुआ है। देखो यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन से ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक क्लोरीन के साथ कनेक्ट करके HCl बना दीजिए और जो हाइड्रोजन आपने हटाया उसकी जगह पर आप क्लोरीन लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमें यहां पर बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर बेंजीन पर भी तो हाइड्रोजन थे, आपने वहां के हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन क्यों नहीं लगा दिए। देखो भैया ये रिएक्शन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। जब आप टॉलुइन के साथ रिएक्शन करवाओ या ऐसी किसी भी स्पीसीज के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपको बेंजीन के जस्ट बाहर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, उस पर आपको क्लोरीन लगा देना है। अभी जो हमने पढ़ा वो मोनोहाइलोजनेशन के अंदर आने वाला मोनोक्लोरिनेशन का पार्ट था। हमने ये देखा कि हम एल्केन से एल्काइल क्लोराइड आसानी से बना सकते हैं बाय यूजिंग Cl2HNO। जैसे हमने मोनोक्लोरिनेशन किया उसी तरीके से हम मोनोब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यहां ले लो, हमने CH4 लिया, उसकी रिएक्शन Br2HNO के साथ कराई गई तो हमें यहां पर CH3Br और HBr एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं मोनो आयोडोनेशन की, मतलब हम I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारा CH4 जो है CH3I में कन्वर्ट हो जाता है और HI में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो HI होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो वो क्या करता है CH3I को दोबारा CH4 बना देता है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो हम ये कहेंगे कि आयोडोनेशन का प्रोसेस भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा, जबकि हमें यही मेनली बनाना होता है।
अब हम बात करेंगे फ्लोरिनेशन रिएक्शन की। फ्लोरिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें फ्लोरीन जो है लाइट में लेना पड़ेगा, लेकिन फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो लाइट के प्रेजेंस में जाते ही एक्सप्लोजन का चांस कर देगा। इस वजह से ये फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी नहीं कराया जाता। तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब है कि हमने एल्केन लिया और उसको हमने हाइड्रोजन से डायरेक्टली ट्रीट कर दिया, रिएक्शन करवा दिया, इस वजह से इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट मेथड को यूज करके हम क्लोरिनेशन अच्छे से करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन आयोडोनेशन अच्छे से नहीं करवा सकते और फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी नहीं करा सकते। अब मन में ये सवाल होगा कि सर अगर हमें कभी CH3I बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, CH3F बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम F2HNO ले नहीं सकते और I2HNO के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो उसके लिए हम लगाते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कहने का मतलब हम CH4 लेंगे, पहले उसको हम CH3Cl में कन्वर्ट कर देंगे, फिर CH3Cl पर कुछ रिएक्शन करवा करके हम उससे CH3I या CH3 फ्लोरीन बना लेंगे। इन दोनों को बनाने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप CH4 से पहले क्या करो, CH3Br बना लो, फिर CH3Br पर कुछ रिएक्शन करवा करके उससे CH3I बना दो, या कोई और रिएक्शन करवा करके उससे हम CH3F बना लें। तो इस तरीके से हमारा CH3I और CH3F बन जाता है। मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना होगा। CH3Cl से CH3I बनाने का जो मेथड है उसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्लोरीन को हटा करके एक आयोडीन ला रहे हैं। क्लोरीन भी एक हैलोजन है और आयोडीन भी एक हैलोजन है, इस वजह से इसका नाम हैलोजन एक्सचेंज मेथड पड़ जाता है। CH3Cl को CH3I में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई रिएजेंट चाहिए जिसके पास आयोडीन हो। तो मान लीजिए वो रिएजेंट हमने अगर सोडियम आयोडाइड ले लिया, NaI ले लिया, तो हमें एक सॉल्वेंट चुनना पड़ेगा जिसके अंदर NaI भी डिजॉल्व हो जाए और CH3Cl भी डिजॉल्व हो जाए, ताकि CH3Cl और NaI के बीच में रिएक्शन हो जाए और हमें CH3I मिल जाए। तो इस तरीके से हम एक सॉल्वेंट में अगर CH3Cl ले लें और उसमें NaI डाल दें तो यहाँ पर NaI जो है टूट करके Na+ और I नेगेटिव बना देगा, और जो हमारा I नेगेटिव होगा वो कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा और वहां से क्लोरीन जो है क्लोराइड के फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कार्बन पे वो क्यों अटैक करेगा, क्या वहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन के पास चला जाएगा तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वजह से इस पर I नेगेटिव आसानी से अटैक कर सकता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन पर जंप कर जाएंगे तो सॉल्वेंट के अंदर हमें Cl नेगेटिव मिलेगा। देखो भाई CH3 के साथ I अब जुड़ चुका है तो सॉल्वेंट में क्या क्या बचा है, Na+ बचा है और Cl नेगेटिव बचा है, तो इस तरीके से हमें NaCl मिल जाएगा। इस रिएक्शन को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराना चाहते हैं तो सॉल्वेंट हमें ऐसा चुनना चाहिए जिसमें NaI तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन NaCl डिसॉल्व ना हो। अगर NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा बीकर के अंदर, तो वो रिएक्शन को रिवर्सिबल नेचर का नहीं बना सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर NaCl जो है डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब Na+ Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि Cl नेगेटिव जाए कार्बन पे अटैक करे और आयोडीन निकल के बाहर आ जाए। अगर हम इस रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो हमें NaCl को प्रेसिपिटेट डाउन कराना पड़ेगा। जब NaCl प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा किसी बीकर में, तब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और हमारी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी और हमें CH3I की कंसंट्रेशन ज्यादा मिल जाएगी। यही सेम लॉजिक ले जाकर के हम CH3 फ्लोरीन वाले केस में भी लगाएंगे। हम शुरुआत में CH4 लेंगे, इसकी रिएक्शन जो है Cl2HNO के साथ करवा दें या Br2HNO के साथ करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, या तो CH3Cl मिलेगा, अगर ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो CH3Br मिलेगा। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं क्लोरिनेशन की रिएक्शन ले रहा हूं तो हमारा रिएक्टेंट इस समय क्या हो जाएगा, CH3Cl। अगर मैं इस पर AgF ला करके रिएक्शन करवाऊं तो यहां से क्या निकलेगा, F नेगेटिव निकलेगा और ये F नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन निकल के बाहर आ जाएगा। यहां पर क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में निकलेगा और पहले से सॉल्यूशन के अंदर Ag+ प्रेजेंट होगा। Ag+ और Cl नेगेटिव मिल करके अगर सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट डाउन हो जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और हमें CH3F का अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी जो हमने ये पहली रिएक्शन डिस्कस की इसी को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं और इस दूसरे वाले रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए फिंकलस्टीन रिएक्शन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि NaI is soluble in acetone but NaCl and NaBr both are insoluble in acetone। कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम आयोडाइड होता है वो एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन एसीटोन में ना तो NaCl डिसॉल्व होता है ना तो NaBr डिसॉल्व होता है। इसी लॉजिक को यूज करके फिंकलस्टीन ने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवा दिया। अगर एक बीकर में हम एसीटोन ले लें एज ए सॉल्वेंट, उसमें हम CH3CH2Cl और NaI मिला दें तो हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट में CH3CH2I मिलता है और NaCl एज अ प्रेसिपिटेट मिल जाता है उस बीकर के नीचे वाले पोर्शन में। तो चलिए समझते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। देखो भाई, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
जाएगा। सोडियम आयोडाइड जो है एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब वो आयन के फॉर्म में टूट सकता है, Na+ और I- बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें I- आयन मिलेगा। ये I- अटैक करेगा CH2 पर, जिस पर कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके क्लोरीन पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें CH3 CH2I मिल जाता है और सॉल्यूशन के अंदर I- मिलता है और पहले से Na+ प्रेजेंट था। ये दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करके प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे और बीकर में हमें नीचे की तरफ दिखेंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हमने रिएक्टेंट CH3Br ले लिया और उस पर हमने NaI की रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, तो वहां पर भी I- अटैक करेगा इस CH3 पर और ब्रोमीन निकल के बाहर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें Br- मिलेगा, पहले से Na+ प्रेजेंट था। तो Na+ और Br- एक दूसरे के साथ गठबंधन करके प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे, बीकर के नीचे वाली सतह पर दिखेंगे और हमारा मेन प्रोडक्ट CH3I मतलब मेथाइल आयोडाइड बन जाएगा। हमारी नेक्स्ट चर्चा स्वार्ट्ज रिएक्शन पर है। यहाँ पर एक लाइन लिखा जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना कि वाटर में AgF जो है वो सॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl और AgBr जो है सॉल्युबल नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। यहाँ हैलोजन एक्सचेंज मेथड के लिए हमें मेटालिक फ्लोराइड्स की जरूरत पड़ती है। मेटालिक फ्लोराइड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि सॉल्वेंट के अंदर F- प्रेजेंट हो सके और वो रिएक्टेंट के ब्रोमीन या क्लोरीन को हटा सके। तो मेटालिक फ्लोराइड के नाम पे हम ले रहे हैं यहाँ पर AgF, Hg2F2 एंड SbF3। इन तीनों चीजों को आप याद रख सकते हो। वैसे मेनली आपको AgF देखने को मिलता है। अगर हमने रिएक्टेंट CH3Br ले लिया और उसको AgF के साथ रिएक्शन करवाने के लिए भेज दिया है सॉल्वेंट वाटर में, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3F और प्रेसिपिटेट मिलता है AgBr का। अब हम समझते हैं रिएक्शन हुई कैसे होगी। देखो भाई, जब आप AgF को पानी में डालोगे तो वो आयन में टूट जाएगा Ag+ और F- के फॉर्म में, क्योंकि AgF जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। फिर ये F- जो है CH3 पर अटैक करेगा। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन पर चले आएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर Br- मिलेगा जहां पर पहले से Ag+ प्रेजेंट था। तो Ag+ और Br- के बीच में गठबंधन होगा और वो वाटर में प्रेसिपिटेट बना देंगे, क्योंकि वो डिसॉल्व तो होने वाले नहीं हैं, क्योंकि F- ने CH3 पर अटैक किया था। इस वजह से प्रोडक्ट में हमें मेथाइल फ्लोराइड मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में CH3Cl एज ए रिएक्टेंट लिया गया है। रिएजेंट हमारा AgF है और सॉल्वेंट अगर हम वाटर ले लें तो हमें प्रोडक्ट में CH3F मिलता है और वहां पर एक प्रेसिपिटेट मिलता है AgCl। क्योंकि AgCl जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट डाउन होकर के नीचे बैठ जाएगा बीकर में। तो इस तरीके से हैलोजन एक्सचेंज मेथड को लगा करके हम आयोडोनेशन भी करवा सकते हैं और फ्लोरिनेशन भी करवा सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड वहां नहीं यूज कर पा रहे थे, इस वजह से हमने हैलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज कर लिया। हम यहाँ पर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे होंगे, मतलब कि हम ROH से RX बना रहे होंगे। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के यहाँ पे 9 रिएक्शंस लिखी गई हैं। इन 9 रिएक्शंस को हमें एक के करके समझना है। तो जो हमारा पहला रिएक्शन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अल्कोहल रिएक्शन करता है HI के साथ, तो वो RI दे देता है और हमें H2O दे रहा होता है। अगर हम इसको डायरेक्टली याद करें तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि देखो भैया, जो हमारा HI है वो हमें H+ देता है और I- देता है। ये जो H+ होता है वो OH के साथ कनेक्ट होकर के वाटर बना देगा, और जो हमारा ये आयोडीन होता है वो R के साथ कनेक्ट होकर के RI बना देगा। चलिए इस चीज को हम विस्तार से चर्चा करके आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम रिएक्टेंट ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल, मतलब कि यहाँ पे CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन जब हम HX के साथ करवाएंगे तो हमें OH की जगह पर यहाँ पर X मिलता है और यहाँ पे वाटर साथ में मिलता है। अब X की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जा सकती है, HF के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें इथाइल अल्कोहल रिएक्शन करके HI के साथ हमें यहाँ पर इथाइल आयोडाइड देता है। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इथाइल अल्कोहल दिया जा रहा है। इस अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और सामने जो हमारे HI दिया हुआ है, ये HI क्या है, एसिड है, तो वो हमें क्या देगा, H+ देगा। अल्कोहल के सामने जब H+ प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इनकी तरफ डोनेट करेगा। अगर ये लोन पेयर H+ को डोनेट होंगे तो H+ इलेक्ट्रॉन को पा करके न्यूट्रल H बन जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं इस वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर जो I- प्रेजेंट होता है वो इस कार्बन पर जब अटैक करता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पर चले जाते हैं। ऑक्सीजन पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन पाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। और सोचो अगर ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पर बचा क्या, H2O बचेगा। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट में H2O दिख रहा होगा और ये आयोडीन जो है इस कार्बन से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट में इथाइल आयोडाइड मिल रहा होगा। अब हमें यह पढ़ना है कि हमारा अल्कोहल जो है फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। फास्फोरस ट्राईहैलाइड का मतलब क्या हुआ, PX3, जहां पर X क्या है, एक हैलोजन है। अगर ये PX3 जो है इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें OH की जगह पर हैलोजन X मिल जाता है, और इस X की जगह पर OH मिल जाता है। इसका मतलब POH थ्राइस हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अब इस POH थ्राइस को थोड़ा
रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, H3PO3 मिलेगा, मतलब हमें यहां पर फास्फोरस एसिड मिल रहा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप अल्कोहल के 3 मोल लेते हो तो हमें PX3 सिर्फ 1 मोल चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर ही 3 हैलोजन मौजूद होता है। तो यहाँ का 3 हैलोजन जाएगा, यहाँ के 3 OH को हटाएगा, मतलब 3 अलग अलग मॉलिक्यूल के OH को हटाएगा और हमें इस तरीके से 3 RX मिल जाएगा या 3 इथाइल हैलाइड मिल जाएगा। और जो 3 OH निकलेंगे वो फास्फोरस के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमें POS थ्राइस मिलेगा, मतलब H3PO3 मिल जाएगा। अगर हम X की जगह पर आयोडीन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, Pi3 मिलेगा, मतलब फास्फोरस ट्राई आयोडाइड मिलेगा। अगर हम फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की रिएक्शन इस अल्कोहल के साथ कराएं तो हमें OH की जगह पर आयोडीन मिल जाएगा और इसके साथ हमें H3PO3 मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें OH को हटा करके Cl लगाना चाहिए प्रोडक्ट बनाते वक्त। नेक्स्ट रिएक्शन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। यहां पर वही वाला अल्कोहल लिखा है, इसको रिएक्शन कराया गया है SOCl2 के साथ, तो हमें यहां पर OH की जगह पर Cl मिल रहा है और SO2 गैस मिल रहा है और उसके साथ HCl गैस मिल रहा है। देखो हो क्या रहा है कि यहां SOCl2 में से एक क्लोरीन जो है इस OH को रिप्लेस करने जाता है और इस OH में जो ये वाला ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ कनेक्ट करके SO2 गैस बनाता है और यहाँ जो OH में H होता है, ये H यहाँ के बचे हुए एक क्लोरीन के साथ कनेक्ट होकर के HCl बना देता है। HCl भी गैस का फॉर्म होता है और SO2 भी गैस होता है, इस वजह से हम ये वाला यहाँ पर साइन बनाते हैं। इस रिएक्शन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है। तो चलिए आपको याद कराने में थोड़ा हेल्प करते हैं। क्या लिखा गया है, इथाइल अल्कोहल रिएक्शन विद SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते वक्त OH को हटाना है, उसकी जगह पर क्लोरीन लगा देना है और इसके साथ साथ SO2 गैस बना के उड़ा देना है और HCl बनाना है। तो देखो भैया ये पहली रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई कि ROH जब HI के साथ रिएक्शन करेगा तो OH की जगह पे आयोडीन आ जाएगा। सिमिलरली आगे हम HBr के साथ ZnCl2 ले लेते हैं। यहाँ पे जो आप ये ZnCl2 देख रहे हो ये लुईस एसिड का काम करता है और लुईस एसिड इसलिए डाला जाता है ताकि HBr की एक्टिविटी वहां पर ज्यादा रहे। लेकिन ये जो लुईस एसिड होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिंपली आपको यहाँ रिएक्शन करानी है HBr के साथ, मतलब आपको यहाँ से OH हटाना है, उसकी जगह पे ब्रोमीन लाके लगा देना है। अगले रिएक्शन में भी यही किया गया है, HCl भी ZnCl2। ZnCl2 को हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं दिखाएंगे रिएक्शन में, जो हमारा HCl होता है यही डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ये HCl जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें OH की जगह पर क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखेगा। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम SOCl2 के साथ कराते हैं तो वहां पे हमें RCl मिलता है, SO2 गैस मिलती है और HCl मिल रहा होता है। अगले रिएक्शन हम याद कर लेते हैं जहां पर लिखा हुआ कि ROH की रिएक्शन जब हम रेड फास्फोरस I2 के साथ करवाते हैं तो हमें OH की जगह पर आयोडीन लगाना होता है। अगले रिएक्शन में लिखा गया है कि जब ROH जो है रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें OH की जगह पर ब्रोमीन मिलता है। नेक्स्ट दोनों रिएक्शन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। जब हमारा ROH जो है PBr3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें RBr मिलेगा और साथ में H3PO3 मिल रहा होगा। लेकिन जब अल्कोहल PCl3 के साथ करता है रिएक्शन तब हमें RCl मिलता है और साथ में H3PO3 मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन में लिखा हुआ कि हमारा जो ROH है वो रिएक्शन कर रहा है NaBr और H2SO4 के साथ। NaBr H2SO4 का मतलब HBr ही है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 क्या देगा, H+ देगा और यहाँ पर NaBr क्या दे रहा होगा, Br नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, HBr। इसका मतलब हमें यहाँ पर ROH की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HBr के साथ करवानी है, तो हमें प्रोडक्ट में RBr मिल रहा होगा। यहां पे हम अपना लेक्चर 2 खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए